स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत की संसद में भारत सरकार एक बिल लेकर आई है। हमारा पर्सनल मामला है, हम कोई भी बिल लेके आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बिल को लेके हड़कंप पूरी दुनिया में मचा हुआ हो और पूरी दुनिया के साथ में अगर यूएस इस बिल को लेकर परेशान है, तो कुछ तो ऐसा जरूर होगा इस बिल में जो पूरी दुनिया को परेशान करने वाला है। और कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो भारत को हमेशा परेशान करने वाले लोगों पर लगाम लगाने वाला बिल है। पिछले कुछ दिनों से भारत में FCRA बिल 2026, FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर बहुत जोरों से चर्चाएं भारत में थी, भारत के साथ में विदेशों में भी थी। विदेशी तिलमिलाए हुए थे, इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ओपनली निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली यूएसए गवर्नमेंट में या यूएसए के सांसद हैं राइली मूरे, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत सरकार जो बिल लेकर आ रही है वो सीधा सा क्रिश्चियनिटी का के साथ धोखा है या क्रिश्चियनिटी पर एक हमला है। भारत जैसे देश की जो व्यवस्था है उसको कौन चलाएगा? क्या ये यूएसए के सांसद हमको बताएंगे? क्या दुनिया के सांसद हमको बताएंगे? विदेशी इसका विरोध कर रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि भारत में बैठे हुए कुछ लोग जो विदेशी ताकतों से संबंध रखते हैं वो भी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर ये बिल अच्छा है तो आपको साथ देना चाहिए ना। क्या एक रीत, एक परंपरा आपने बना ली है कि व्यवस्थाएं कुछ भी करें हम तो उसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन राइली मूरी के इस कमेंट से एक बात तो समझ में आता है कि सरकार कुछ ऐसी जगह पर हमला करने जा रही है जहां से विदेशी ताकतों की जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिरने वाला है। विदेशी ताकतें जो भारत में फंडिंग के नाम पर भारत को परेशान करने की कोशिश करते रहते थे, अब उन पर हमला होने वाला है, उन पर चाकू चलने वाला है और पूरे तरीके से उनकी जो जड़ें हैं वो यहाँ से कट जाएंगी। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का एक बहुत ही शानदार बिल है जो संसद में पेश हुआ है और ये भारत को बहुत बहुत मजबूत बनाने में या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। अब ये FCRA है क्या, इसको आपको समझना चाहिए। देखो, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। आप इसको जानते हैं, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। विदेशी अंशदान क्या होता है? जब किसी दूसरे देश के द्वारा किसी दूसरे देश में डोनेशन दी जाती है, अंशदान दिया जाता है, आप उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये अंशदान किस तरीके से देंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। ये अंशदान दिया जाता है सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ और जो सोशल डेवलपमेंट है इन प्रोग्रामों के नाम से, क्योंकि डायरेक्ट अगर किसी देश की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करने के नाम पर डोनेशन देंगे तो वो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो FCRA का आशय है कि आप इस बात को समझ गए हैं कि किसी देश के द्वारा दूसरे देश में डोनेशन यहाँ पे दी जाती है। ये डोनेशन देते क्यों है? डोनेशन इसलिए देते हैं क्योंकि दुनिया के देशों के पास बहुत सारा पैसा है, अपने एजेंडे को पूरी दुनिया में चलाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर वो डोनेशन यहाँ पर देते हैं। आप अगर सरकारी आंकड़ों को देखेंगे तो ये हजार या लाख में नहीं है, ये लगभग 53,000 करोड़ के आसपास का पैसा है जो विदेशों से भारत में आता है। और उसमें सबसे पहले नंबर पर जो कंट्रीब्यूटर है वो यूएसए है और यूएसए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ भी उसी को यहाँ पर हो रही है। सर, अगर विदेशी लोग पैसा देते हैं तो भारत सरकार को इसमें क्या तकलीफ है? हमको तो पैसा आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पैसा आना चाहिए, हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ है क्योंकि ये जो फॉरेनर्स हैं, ये जो विदेशी लोग हैं, ये जो पैसा देते हैं इस पैसे से बहुत सारे खतरे भारत के सामने उत्पन्न हो सकते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा खतरा होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। आपने पैसा दिया है, शिक्षा के नाम पर पैसा दिया है, आपने हेल्थ के नाम पर पैसा दिया है, सोशल डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन उसका यूज़ कैसे किया जा रहा है एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब है FCRA रजिस्ट्रेशन। आप अगर FCRA एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो माना जाएगा कि जो पैसा आपको मिल रहा है आप उसका सही यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है कि आपको जो पैसा मिल रहा है आप उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, ये जो पैसा आता है इस पैसे का बहुत बड़े स्तर पर यूज़ किया जाता है कन्वर्जन के लिए। आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे मिशन चलते हैं भारत के रूरल एरियाज़ में, बैकलॉग एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में। ये क्रिश्चियनिटी अपने मिशन चलाती है, आदिवासियों को, अनुसूचित जातियों को और ऐसे लोग जो हाशिए पर खड़े हुए हैं, शोषित हैं या वंचित हैं,
उनका कन्वर्जन कराते हैं, उनको लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलकर अपनी क्रिश्चियनिटी को महान बताते हैं और कहते हैं कि गॉड ने आपके वेलफेयर के लिए हमको भेजा हुआ है। उन लोगों को लालच देकर कन्वर्जन कराते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। अब लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, क्रिश्चियनिटी मिशन भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं और उनके साथी भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इससे लोगों की स्थिति और खराब हो जाती है। इसी के साथ में ये लोग एक एजेंडा चलाते हैं देश के अंतर्गत, ये लोग एक नैरेटिव चलाते हैं देश के अंतर्गत कि जो सरकारें देश के लिए काम कर रही हैं ये सही नहीं है, हमको व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। इसीलिए फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन से परेशानी हमको देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका को इतनी तकलीफ क्यों है? अमेरिका क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है और सबसे ज़्यादा डोनेशन देता है भारत को। तो भारत में क्रिश्चियनिटी मिशन को चलाना काफ़ी आसान है। अब जो आसानी से काम चल रहा था उसमें अगर परेशानी आ रही है तो उनका जो मिशन है, जो वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी रहे, वो नहीं हो पाएगा। तो तकलीफ तो यहाँ पर डेफिनेटली उनको होने वाली है। अब आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा, सर ऐसा क्यों, भारत ही क्यों? पाकिस्तान जो उनका इतना अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान जो उनसे पैसे मांगने जाता है, ये पाकिस्तान को तो अगर ये $1000 भी मांगने चले जाएं तो उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है। पाकिस्तान को क्यों नहीं देते? इसकी पीछे वजह क्या है? चाइना के पास भी जा सकते हैं, चाइना में क्यों डोनेशन नहीं करते? वजह है पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री हैं वो सारी की सारी कंट्री रिलीजन के बेसिस पर गवर्न होती है। वहाँ इस्लामिक आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी और इस्लामिक आइडियोलॉजी कभी किसी प्रकार के क्रिश्चियनिटी या रिलीजियस कन्वर्जन मिशन को अलाउ नहीं करती है। उनके रूल्स, उनके लॉज, पर्सनल लॉज बहुत मुश्किल होते हैं। चाइना में घुसना भी संभव नहीं है क्योंकि चाइना की सरकार लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट बना के रखती है। भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ विभिन्न समुदाय और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसी के साथ में भारत में ऐसी ताकतें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ऐसे लोग भी देखने को मिल जाएंगे जो इस देश में रहते हैं लेकिन इस देश में रहने के बाद भी इस देश को ही खोखला करने में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो भारत की जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी का फायदा उठा के भारत में डोनेशन के नाम पर अपने क्रिश्चियनिटी मिशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। भारत में एंटी नेशनल जो गैंग है उसको बढ़ावा देने में मदद कर रहे होते हैं और भारत के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने वाले जो प्रोग्राम हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि उनको इस बिल से इतनी तकलीफ यहाँ पर हो रही है। क्या ये FCRA पहली बार है? क्या नहीं। FCRA की अगर हम लोग बात करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। बहुत पुराना कैसे सर? देखो 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद सोशल वेलफेयर के नाम पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, या आप यूं कह लीजिए कि आज़ादी के बाद भारत में क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन को लेकर या भारत में एंटी नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा देने को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने और उनको बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग मिलना स्टार्ट हुई। 1947 से लेके 1976 तक ये कहानी कुछ इसी तरीके से चलती रही। और जब ये कहानी इस तरीके से चलती रही तो किसी ने इस पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। फिर ध्यान किसने दिया? ध्यान सबसे पहले इस पर गया, आप देखेंगे कि 1976 जो है, इस 1976 में पहली बार सरकार का इस पर ध्यान जाता है। इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं और सत्ता में आने के बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है इसको रेगुलेट करने के लिए बिल लेकर आती हैं। ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को ये सब करना पड़ा? क्योंकि इंदिरा गांधी ने देखा कि देश में एक मूवमेंट उभर रहा है, इंदिरा के खिलाफ माहौल बन रहा था। तो उनको लगा कि क्या ये विदेशी ताकतें हैं जो भारत में मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं, इसीलिए FCRA बिल लेकर आती है। हालांकि उस समय ये काफ़ी नॉर्मल था। 1984 में इसमें अमेंडमेंट किया जाता है और इसकी कैटेगरी तय की जाती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामाजिक कल्याण से संबंधित जो NGO हैं, सिर्फ इन्हीं को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, किसी और को नहीं मिलेगा। 1976-1984 से ये कहानी ऐसी चलती रही। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर नहीं होते हैं। उसके बाद समय आता है 2010 का, जो कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। अब एक कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2010 में जो कांग्रेस सरकार FCRA बिल को बहुत अच्छा बता रही थी, वही कांग्रेस सरकार अब 2026 के अमेंडमेंट का विरोध कर रही है। एक दल दो चेहरे हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2010 में FCRA अमेंडमेंट एक्ट आता है 2010, और जब आप 2010 की बात करते हैं तो यहाँ वैधता की जो सीमा है 5 वर्ष, मतलब FCRA पंजीकरण की वैधता को 5 वर्ष के लिए सीमित किया गया। पहले यह अनिश्चित काल के लिए होता था। स्वीकृत श्रेणियां विदेशी धन प्राप्त करने के लिए संस्थाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। मतलब या कैटेगरी
निश्चित कर दी। आप सांस्कृतिक हों, आप सामाजिक हों, आप शैक्षणिक हों, आप स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं हैं, और इसके अंतर्गत आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो 2010 में चेंजेस किए गए। पहले अनलिमिटेड टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन था, अब 5 साल के लिए वैलिड है। 5 साल बाद आपको फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपकी संस्था क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो पहला जो अमेंडमेंट आता है 2010 में आता है। फिर हम लोग बात करते हैं FCRA 2020। सरकार ने 2020 में भी अमेंडमेंट किया। 2020 के अमेंडमेंट को और बेहतर बनाने के लिए FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2026 यहाँ पर आया है। 2020 में क्या किया? फंड ट्रांसफर प्रतिबंध। पंजीकृत संगठन किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को विदेशी फंड हस्तांतरित नहीं कर सकते। पहले कर सकते थे। देखो होता क्या था, मेरा एनजीओ है, बड़ा एनजीओ, मैंने सब्सिडी कई सारे एनजीओ ओपन कर लिए, मुझे पास पैसा आया, मैंने वो पैसा उनको दे दिया। अब वो एनजीओ क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पैसे को पूरे भारत में स्प्रेड कर रहा हूँ, जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो सरकार ने 2020 में इस पर बैन लगाया, और आप दूसरे सब्सिडी जो एनजीओ हैं उनको पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था। इसका भी बहुत बड़े स्तर पर विरोध हमको देखने को मिला था। प्रशासनिक व्यय में कटौती, जो पहले 50% था, मतलब जितना पैसा मिल रहा है उसका 50% आप एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब SORM पर पैसा खर्चा कर सकते हैं, सैलरी पे खर्चा कर सकते हैं, और 50% पैसा आप वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। इसको रोक दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ 20% पैसा आप एडमिशन पर खर्चा करेंगे, बाकी 80% जो पैसा है ये आपको जिस पर्पज के लिए आया है आपने उसी पे खर्चा करना पड़ेगा। यहां से असली दुख की कहानी शुरू होती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग, रसूखोर लोग एनजीओ चलाते हैं, विदेशों से पैसा लेते हैं, देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करते हैं, कन्वर्जन को सपोर्ट करते हैं, नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और SORM से जीवन जी रहे होते हैं। तो यहां से तकलीफ होना शुरू हुई। SBI नई दिल्ली शाखा अनिवार्य कर दी सभी पंजीकृत संगठनों के लिए। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा नई दिल्ली में एक विशिष्ट FCRA खाता खोलना अनिवार्य कर दिया। पहले किसी भी बैंक में हो सकता था, अब बोला कि दिल्ली का जो SBI ब्रांच है यहाँ खाता होना चाहिए, जिससे ऑडिट बेहतर तरीके से हो सके और आप पर सर्विलांस बेहतर तरीके से लग सके। ये भी तकलीफ वाली बात हुई, क्योंकि पहले कहीं भी खाता था, किसी के नाम से भी खाता था, क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था, लेकिन रेगुलेट करना शुरू किया तो लोगों को तकलीफ होना शुरू हुई। आधार की अनिवार्यता यहाँ पर कर दी, और स्वैच्छिक आत्मसमर्पण। सरकार को अधिकार मिला कि यदि संस्था चाहे तो अपना FCRA लाइसेंस सरेंडर कर सकती है, बशर्ते उसकी संपत्ति सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को हस्तांतरित यहाँ पर हो। आप समर्पण कर सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं। तो 1976 में जो कहानी शुरू हुई उसको 2010 में रेगुलेट करने की कोशिश की गई, उसमें सुधार आता है 2020 में, कई सारे बदलाव आते हैं, और उसके बाद समय आता है 2026। अब सरकार क्या कर रही है 2026 में? ऑडिट के जो तो सिंपल भाषा में बताता हूँ। पहली चीज तो ये है कि आपको जो पैसा मिल रहा है उस पैसे का हिसाब आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। मतलब पहले आपका एनजीओ कहीं पर भी था, आप कहीं भी काम कर सकते थे, लेकिन आपको सरकार को पहले से बताना पड़ेगा कि क्या काम करने जा रहे हैं, कहाँ काम करने जा रहे हैं, इस राज्य में ये फंड है और ऐसे हम पैसा यहाँ पर खर्च करेंगे। और ये बड़ी तकलीफ वाली बात, क्योंकि एनजीओ कहते हैं हम बताना नहीं चाहते। बताना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उसके नाम पर करप्शन बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। ये एक तकलीफ वाली बात है। न्यूनतम व्यय की सीमा, देखो नवीकरण के लिए पिछले 2 वर्षों में न्यूनतम 10 लाख के विदेशी अनुदान का उपयोग बनवा। तो विदेश से आपको पैसा मिल रहा है तो वेलफेयर के लिए 10 लाख का यूज करना जरूरी है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा, आपकी जो संपत्ति है उस संपत्ति पर सरकार का अधिकार यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ में दंड का प्रावधान थोड़ी सरल कर दिए। संपत्तियों का प्रबंधन, लाइसेंस रद्द होने या समाप्त होने पर विदेशी फंड से निर्मित संपत्तियों के गठन प्रबंधन के लिए नामित प्राधिकारी गठन किया जाएगा। सरकार एक अधिकारी अपॉइंट करेगी और उठाकर उस पैसे का यूज करते हुए एंटी नेशनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और अब लोगों को तकलीफ करना। तो ये सारे के सारे आपके अमेंडमेंट है, मैंने एक साथ इनको शामिल कर दिया। आप PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि देखो जब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाएंगे तो फॉरेन से डोनेशन आना बंद हो जाएगी, और डोनेशन आना बंद हो जाएगी तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। अभी बहुत सारे संगठन एजुकेशन के लिए बहुत काम करते हैं, हेल्थ के सेक्टर में बहुत काम करते हैं, डिसेबल बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं। तो डोनेशन आना बंद होगा तो वेलफेयर होना बंद हो जाएगा। ये स्टेट की जो कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट, उसके अगेंस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने बोला है कि आप अगर नियमों के तहत काम करते हो
आप अगर सही रह के काम करते हो तो एफसीआरए से हमको कोई परेशानी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना खाता बैंक दिल्ली की ब्रांच में खोलिए, सब्सिडी अकाउंट को पैसे देना बंद कर दीजिए, जो 20% खर्चा करना है एडमिनिस्ट्रेशन पर वही कीजिए, और 10 लाख खर्चे की जो लिमिट है उसको पूरा कीजिए और सही तरीके से काम कीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम भी चाहते हैं इस देश का विकास हो और इस देश के हर वर्ग का वेलफेयर यहाँ पर हो। अब सवाल ये है कि जब इतना अच्छा बिल है तो तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है, आप इस मैप को यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। यह मैप आपको बताता है ये दुनिया के देश हैं जो भारत को, है ना, ये दुनिया के देश हैं जो भारत को डोनेशन देते हैं। आप जब इस मैप को देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि पहले नंबर पर जो देश है वो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आप सेकंड रैंक देखने जाएंगे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर नीदरलैंड है, पांचवें नंबर पर स्विट्जरलैंड है, छठवें नंबर पर हमको कनाडा देखने को मिलेगा, फिर सातवें पर इटली, फिर स्पेन आ जाता है, और 9वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 10वें पर यूएई है। आप ये टॉप कंट्रीज याद रखना जो भारत में डोनेशन देती हैं। जो 53 लाख करोड़ के आसपास का पैसा आता है वो पैसा में जो टॉप कंट्रीब्यूशन होता है इन 10 कंट्रीज का होता है। अब आप यूएस को देखिए, ये पहले नंबर पर है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। किसी भी देश के आंतरिक हालातों को खराब करने में हम इस पैसे का यूज करेंगे, क्रिश्चियनिटी के को बढ़ावा देने में हम इस पैसे का यूज करेंगे, और देशों की जो राष्ट्रवादी सरकार है उनको उखाड़ फेंकने के लिए इस पैसे का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है और हम चाहते हैं पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी का विस्तार हो। क्योंकि जो सांसद यूएस के जिन्होंने ये कमेंट किया है एफसीआरए बिल को लेकर, उनका कहना है कि क्रिश्चियनिटी भारत में सदियों से है। केरल का जो तट है उस केरल के तट की यहाँ पर बात की गई है, मालाबार तट की, कि वहां से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई। लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्रिश्चियनिटी भारत में आई कैसे। और हम भले डाइवर्सिटी वाले देश हैं लेकिन हम हमारा जो धर्म है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यूं ही कोई उसका कन्वर्जन कैसे कर सकता है लोभ और लालच के मामले में? तो यही वजह है कि इतने देशों को तकलीफ इससे देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो देश में रहकर, इस देश में रहते हैं, यहीं सब कुछ जीवन जीते हैं, सब कुछ यहीं से मिलता है, वो इस बिल का कैसे विरोध कर सकते हैं? इसमें गलत क्या है? आप अगर सही हो तो आपके एनजीओ को, आपके संगठन को किसी प्रकार का लॉस यहाँ पर नहीं होगा। आप सही काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आप कोई ना कोई लूफॉल कर रहे हो, आप कुछ घोटाला कर रहे हो, तभी आपको इससे यहाँ पे परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो टॉप 10 कंट्री जो आपको डोनेट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब पैसा ज़्यादा किसको मिलता है तो आप ये देख लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मिलता है, तो दिल्ली में मिलता है। दिल्ली पहले नंबर पर आता है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे जो एनजीओज हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, तो पैसा यहीं पर ज़्यादा आता है। दूसरे नंबर पर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो तकलीफ यहाँ से शुरू होती है। तमिलनाडु है ना, आप देखेंगे तमिलनाडु हमको देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक आपको देखने को मिल जाएगा, तेलंगाना आपको देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। दक्षिण भारत की राज्य जहां एनजीओज की संख्या कम है लेकिन जो फॉरेन डोनेशन है ये सबसे ज़्यादा आपको यहीं मिलता है। और यही वजह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में इसका विरोध आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी मिशन यहाँ बहुत चलते हैं, कन्वर्जन यहाँ बहुत चलता है। और ये वैसे भी हिंदू धर्म जो है, बेसिक जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको उतना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए क्रिश्चियनिटी, चर्च और इन सारे सिस्टम को पसंद कर लेंगे, लेकिन भारत के मंदिर और जो मंदिर परंपरा है इस परंपरा को हेट करने लगेंगे। तो यही वजह है कि दक्षिण भारत में इसका विरोध आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा पैसा कहाँ किसको मिल रहा है, आप ये सारे के सारे स्टेट देख लीजिएगा। इसी के साथ में एक सवाल आपके मन में चलता होगा कि सबसे ज़्यादा जो एनजीओज हैं ये कहाँ पर है। आप देखिए भारत के शीर्ष 5 राज्य, तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल और पांचवें नंबर पर कर्नाटक। दक्षिण भारत के राज्यों में एनजीओज की संख्या कम है लेकिन डोनेशन ज़्यादा मिलता है। वजह बड़ी स्पष्ट है, वजह बड़ी क्लियर है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों डोनेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों विदेशियों को इतनी परेशानी हो रही है, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण भारत में इसको लेकर इतना विरोध यहाँ पर क्यों हो रहा है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सब कुछ बर्दाश्त होगा लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कभी पसंद नहीं है। हमारी एकता अखंडता को तोड़ने की कोई कोशिश करे हमको कभी पसंद नहीं है। तो ऐसे बिल बहुत जरूरी हैं जो सरकार लेकर आ रही है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपकी क्या राय है हमको यहाँ पर जरूर बताइए, आपका फीडबैक हमको जरूर दीजिए। लेक्चर आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, क्योंकि आपने बहुत सारे एफसीआरए के लेक्चर देखे होंगे, क्या ये उन सबसे बेहतर है, मुझे बताने की कोशिश जरूर करिएगा। किसी और टॉपिक पे आप बात चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं
जुड़ने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ PDF मिल जाएगा। आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।